नमस्कार, स्वागत है आप सबका। रात 10 बजे में दिन भर की तमाम बड़ी अहम खबरें विस्तार से जानेंगे। सीएम भूपेश बघेल 90 विधानसभाओं के दौरे पर निकले हैं। दौरे लगातार जारी। सीएम भानुप्रतापपुर के गिद्धपहर गांव पहुंचे और देवी शीतला माता मंदिर में पूजा अर्चना की। सीएम ने मां से क्षेत्र की शांति और समृद्धि की कामना की। पूजा के बाद सीएम ने मंदिर परिसर में पौधारोपण किया। इस दौरान सीएम भूपेश ने भानुप्रतापपुर विधानसभा में 5.19 करोड़ रुपए की लागत से 83 देवगुड़ियों के भूमि पूजन और लोकार्पण का काम किया। इस अवसर पर महिला बाल विकास मंत्री अनिला भेड़िया, विधानसभा उपाध्यक्ष एवं विधायक मनोज सिंह मंडावी भी साथ थे। छत्तीसगढ़ के शासकीय कर्मचारियों के हित के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। सीएम भूपेश ने नवीन अंशदायी पेंशन योजना के तहत एनएसडीएल को अंतरित 17,240 करोड़ रुपए की राशि छत्तीसगढ़ सरकार को वापस करने का आग्रह किया। साथ ही पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण को निर्देश देने का अनुरोध किया। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि ऐसा कोई प्रावधान नहीं जो राज्य को अनुबंध से बाहर जाने और पुरानी पेंशन योजना बहाली से रोक पाए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी भी दी। पेंशन के कारण से सारा पैसा जो नया पेंशन स्कीम लागू किए थे तो उसके कारण से सारे पैसा वो भारत सरकार के पास जमा हो जाता था। अब चूंकि हम ओल्ड पेंशन स्कीम लागू कर दिए हैं तो वो जो राज्य के हिस्सा है उसको वापस करें ताकि हम ओल्ड पेंशन स्कीम हम मतलब जो लागू किए हैं तो उसका लाभ आम जो कर्मचारी अधिकारी जो स्टेट के हैं उसको मिले। कांग्रेस का 2 दिवसीय नव संकल्प शिविर कल संपन्न हुआ। शिविर के दूसरे दिन अनेक मुद्दों पर बातचीत हुई। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राजेंद्र तिवारी ने राज्यसभा में बाहरी लोगों को भेजे जाने पर आपत्ति जताई, जिसका कई नेताओं ने समर्थन किया। 50 वर्ष से कम उम्र के कार्यकर्ताओं के लिए 50% आरक्षण, एक परिवार एक पद पर भी सवाल उठे। वहीं कांग्रेस की पदयात्रा की रूपरेखा तैयार की गई, जहां पार्टी के मंत्री, सांसद, विधायक, नेता, पदाधिकारी और कार्यकर्ता प्रदेश, विधानसभा और जिला स्तर पर 75 किलोमीटर लंबी पदयात्रा निकालेंगे। छत्तीसगढ़ की प्रमुख योजनाओं को जन जन तक पहुंचाएंगे। कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि छत्तीसगढ़ नव संकल्प शिविर में लिए गए निर्णय पर चलते हुए मिशन 2023 और 2024 को कांग्रेस प्रदेश में प्राप्त करेगा। केवल छत्तीसगढ़ अस्मिता की बात मैं कर रहा था और कुछ बातें थी, कुछ पीड़ा थी, मेरी पीड़ा थी और मेरे साथ साथ बहुत से लोगों की पीड़ा थी, जिसको मैंने वहाँ पर अभिव्यक्त किया। अलग अलग ग्रुप में डिस्कशन था, चर्चा थी, तो स्वाभाविक है सहमति असहमति जो भी हो तो लोग तो अपने सुझाव दे रहे थे और निश्चित रूप से कुछ बातें आई हैं, लेकिन उदयपुर शिविर में जो फैसला हो गया है उसको हम लोग लक्ष्मण रेखा मानते हैं और कांग्रेस, छत्तीसगढ़ कांग्रेस भी उसको पूरी तरह पालन करने के लिए तैयार है। छत्तीसगढ़ की 2 राज्यसभा सीटों के लिए आज राजीव शुक्ला और रंजीत रंजन निर्विरोध निर्वाचित हो गए। दोनों को विधानसभा के प्रमुख सचिव ने निर्वाचन प्रमाण पत्र दिया। राजीव शुक्ला की अनुपत्र लिया, वहीं रंजीत रंजन स्वयं उपस्थित हुई और निर्वाचन प्रमाण पत्र लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ के मुद्दों को हम सदन में उठाएंगे। कहा कि राज्यसभा सदन शुरू होने से पहले हम मुख्यमंत्री और अन्य नेताओं से बातचीत करेंगे। वहीं भाजपा के आरोपों पर कहा कि भाजपा पहले अपना घर संभाला। कश्मीर घाटी में हिंदुओं की हत्या पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस के मौन पर सवाल उठाया। नरोत्तम ने कहा कि कश्मीर में घट रही घटनाएं दुखद हैं। दूसरी तरफ इस मसले पर कांग्रेस सरकार के खिलाफ बयानबाजी भले ही करती हो, लेकिन किसी भी कांग्रेसी नेता ने इन घटनाओं पर अफसोस नहीं जताया। सेना पर सवाल जरूर खड़े कर देते हैं। नरोत्तम ने इसे कांग्रेस का दोहरा चरित्र कहा। वहीं मामले में कांग्रेस ने भी राज्य और केंद्र सरकार को घेरा। पार्टी नेताओं का कहना है कि ऐसा पहली बार हो रहा है जब कश्मीर में नाम पूछकर गोली मारी जा रही। इससे कश्मीरी पंडितों के पुनर्वास की पोल खुल गई। हिंदू मारे जा रहे हैं कश्मीर में, उन्होंने एक ने भी आतंकवाद की निंदा की। हमारे ऊपर आरोप लगाना अलग बात है, किसी पे भी आरोप लगाना अलग बात है। आप आतंकवाद के बारे में क्यों नहीं बोल रहे हैं? भाई आप गृह मंत्री हो, यहाँ की फोर्स ले आओ, डीजीपी वगैरह को लेके वहाँ के जाके प्रोटेक्ट करो कश्मीर पंडितों को। तुम विदिशा में तो रोक नहीं पा रहे हो, वहाँ आरटीआई उसके सरेआम हत्या हो गई।
ये पूरी तरह से फेल हो चुकी है सरकार, हर फ्रंट पे फेल हो चुकी है। लेकिन कश्मीर फाइल को जिस तरह से दिखाया गया और प्रमोट किया गया वो किसी फिल्म के लिए उचित नहीं है। ऐसे विषय पर जहां भड़काऊ मामला है, हमारा यदि देश के हित की बात हम सोचते हैं तो इस तरह की घटनाएं से बचना चाहिए, चाहे गृह मंत्री हो चाहे जो मंत्री हो। सरकारी वकीलों को उनकी परफॉर्मेंस के आधार पर नंबर और फिर प्रमोशन देने के सिस्टम पर सुप्रीम कोर्ट ने एमपी सरकार को फटकार लगाई। एक मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने हैरानी जताई कि देश भर में मध्य प्रदेश अकेला ऐसा राज्य है जहां लोक अभियोजकों को मृत्युदंड और आजीवन कारावास की सजा दिलवाने के एवज में प्रोत्साहन मिलता है। कोर्ट की फटकार के बाद सरकार बैकफुट पर है। मध्य प्रदेश की अदालतों में मौत की सजा के मामलों में सफलतापूर्वक बहस के लिए सरकारी वकीलों को प्रोत्साहन देने की नीति पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त ऐतराज जताया है। कोर्ट ने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार को इस तरह की प्रथा को शुरू में ही खत्म कर देना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एस रवि भट्ट और जस्टिस सुधांशु धूलिया की बेंच ने कहा कि मौत या उम्र कैद के मामलों में कामयाब बहस के लिए बतौर प्रमोशन मजिस्ट्रेट या पसंद की जगह पर पोस्टिंग के अधिकार के साथ पुरस्कृत किया जा रहा है। कोर्ट ने कहा कि इसका मतलब यह है कि सरकार लोक अभियोजकों को बताना चाहते हैं कि तरीका जो भी हो, सजा होना अंतिम परिणाम होना चाहिए। मध्य प्रदेश संचालनालय लोक अभियोजन संघ ने इसे साल 2017-18 में शुरू किया था। तब से अब तक मध्य प्रदेश में ऐसे 38 सरकारी वकील हैं जो योजना का फायदा ले चुके हैं। आपको बता दें कि इसमें मौखिक रूप से राज्य के लिए हाजिर होने वाले सरकारी लोक अभियोजक को मध्य प्रदेश सरकार प्रोत्साहन के तौर पर 1000 और 500 नंबर देती है, जिनकी अलग अलग कैटेगरी बनाई गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार को ऐसी सभी नीतियों को वापस लेने की सलाह देने का निर्देश दिया जो सजा के परिणाम को प्रोत्साहित करती है। ऐसी व्यवस्था गवर्नमेंट ने जो की थी वो विधि के विपरीत थी और जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया वो बहुत एकदम सटीक दिया, उससे सही न्याय मिले। मध्य प्रदेश में साल 2008 से अब तक 80 मामलों में दोषियों को फांसी की सजा हुई, जबकि आजीवन कारावास की सजा पाए दोषियों की संख्या हजारों में है। इन दोषियों को फांसी की सजा दिलाने वाले मध्य प्रदेश में ऐसे 38 सरकारी वकील हैं जो सरकार की तरफ से प्रोत्साहन पा चुके हैं। बेंच ने इस मामले में जल्द से जल्द विचार करने की जरूरत पर जोर दिया। डबल बेंच ने पहले ये जांचने का फैसला किया था कि मौत की सजा से निपटने वाली अदालतें कैसे आरोपी और अपराध के बारे में व्यापक विश्लेषण पा सकती हैं, खास तौर से सजा कम करने वाली परिस्थितियों में, ताकि संबंधित न्यायिक अधिकारी ये तय कर सकें कि मौत की सजा देने की जरूरत है या नहीं। जहाँ तक मृत्युदंड वाले मामले हैं, ऐसे लगभग 38 मामले थे जिन प्रोसिक्यूटर ने मृत्युदंड करवाए थे तो उनको 1000 पॉइंट दिए गए थे, पर अकेले मृत्युदंड के लिए 1000 पॉइंट थे ऐसा नहीं था। अलग अलग एक्टिविटी के लिए भी और ऐसी एक्टिविटियां थीं जिनको 1000 पॉइंट या उससे ज़्यादा भी पॉइंट थे। दरअसल मामला मंदसौर की घटना से जुड़ा है। 26 जून 2018 में मंदसौर में 7 साल की मासूम बच्ची की गैंगरेप के बाद बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। मामले में इरफान उर्फ भैयू मेवाती और आसिफ जुल्फिकार मेवाती को आरोपी बनाया गया था, जिन्हें ट्रायल कोर्ट ने मौत की सजा सुनाई थी। कोर्ट ने भी इसकी पुष्टि की थी। इसके बाद कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। कोर्ट की फटकार के बाद मध्य प्रदेश सरकार बैकफुट पर आ गई और सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई से पहले मध्य प्रदेश लोक अभियोजक संघ ने फैसला वापस ले लिया। सत्येंद्र सिंह भदौरिया, IBC 24 भोपाल। 62 दिनों से नियमितीकरण की मांग को लेकर हड़ताल कर रहे मनरेगा कर्मचारियों के खिलाफ शासन ने बड़ी कार्रवाई की। शासन ने 21 सहायक परियोजना अधिकारियों को नौकरी से बाहर कर उनकी जगह नियमित अधिकारी की नियुक्ति कर दी। सरकार के इस फैसले के बाद मनरेगा कर्मचारी संघ के पदाधिकारी भड़क गए। उन्होंने शासन के इस फैसले को दमनकारी कदम बताते हुए कहा कि 2018 के घोषणा पत्र में कहा गया था कि सभी अनियमित कर्मचारियों को नियमित किया जाएगा, किसी की छटनी नहीं होगी। लेकिन मनरेगा कर्मचारी महासंघ के आंदोलन के बीच उनकी मांग को मानने के बजाय उनकी नौकरी खत्म कर दी गई। उन्होंने कहा सरकार इस आदेश को वापस लें, नहीं तो महासंघ की तरफ से उग्र आंदोलन होगा।
के द्वारा दमनकारी नीति को अपनाते हुए हमारे समस्त सहायक अधिकारी महोदय जी की सेवा समाप्ति की गई है। सरकार से निवेदन करते हैं कि आप इस काले आदेश को वापस करें, इस काले आदेश की आप प्रशंसा करें। और मैं निवेदन करूंगा कि अगर हमारे इस मांगों को पूरा नहीं किया गया, हम जिस मांगों को लेकर आंदोलन थे उसको पूरा नहीं किया, तो छत्तीसगढ़ मनरेगा कर्मचारी महासंघ के द्वारा उग्र आंदोलन किया जाएगा। अंबिकापुर नगर निगम के जल प्रदाय विभाग का एक ऐसा कारनामा सामने आया जिससे 500 बच्चे पानी पीने तक के लिए तरस रहे हैं। हद तो ये कि आदिवासी विकास विभाग ने जो राशि नगर निगम को दी उसे नगर निगम ने खर्च कर दिया, वहीं काम का टेंडर भी जारी नहीं हुआ। IBC24 ने इस मामले में खुलासा किया तो कमिश्नर ने मामले की तस्दीक की और अब जल प्रदाय विभाग को नोटिस जारी कर कार्रवाई की बात कह रहे हैं। तो विभाग पानी सप्लाई की बाट जो रहा है। एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। काम शुरू नहीं हुआ, टेंडर भी जारी नहीं हुए और राशि खर्च कर दी गई। ये कारनामा देश में सबसे साफ शहरों में अपनी पहचान बनाने वाले अंबिकापुर नगर निगम के जल प्रदाय विभाग की है, वो भी उस पैसे का जिससे बच्चों की प्यास बुझती है। दरअसल शहर के 4 छात्रावासों में पानी की काफी किल्लत है। कई बोर कराने के बाद भी यहाँ पानी की आपूर्ति नहीं हो पा रही थी। ऐसे में आदिवासी विकास विभाग ने 4,97,000 रुपए नगर निगम को 4 महीने पहले दिए थे, मगर महीनों बीत जाने के बाद भी छात्रावासों के 500 बच्चे और कॉलोनी में रहने वाले 2 दर्जन से ज्यादा सरकारी कर्मचारी पानी को लेकर परेशान हैं। अंबिकापुर जिला मुख्यालय में जो कन्या शिक्षा परिसर है वहाँ वाटर लेवल बिल्कुल नहीं है या बहुत ही कम है, तो वहाँ पर हमारा पेयजल की बहुत ज़्यादा समस्या है, जिसके कारण हमने नगर निगम जो है उन्हें 4,97,000 रुपया दे दिया है। 3 महीना करीब हो गया है जिससे हम नगर निगम को हमने पैसा दिया है। IBC24 को खबर लगी कि 4 महीने पहले दिए गए राशि को नगर निगम के जल प्रदाय विभाग ने राशि का आहरण तत्काल कर लिया, मगर अब तक ना तो छात्रावास और ना ही कॉलोनी में कोई काम किया गया और ना ही पाइपलाइन बिछाई गई। हैरत की बात तो ये है कि इस काम के लिए अब तक टेंडर जारी तक नहीं किया गया है। नगर निगम के आयुक्त भी ये मान रहे हैं कि जल प्रदाय विभाग के तत्कालीन नोडल अफसर ने पैसे आहरित कर लिए, मगर काम क्यों नहीं हुआ और किसकी लापरवाही है। पैसे कहां खर्च किए गए इसकी जानकारी लेने के साथ दोषियों पर कार्रवाई करने का भी भरोसा दिला रहे हैं। हमारे यहाँ से पैसों का आहरण किया गया है और तत्कालीन जो नोडल अधिकारी थे और जल प्रभारी थे उनके द्वारा टेंडर जारी किया जाना था, वो जिस किसी कारण से नहीं किया गया उसको जानने के लिए हम लोगों ने शो कॉज नोटिस जारी किया है। शीघ्र ही उस काम को भी हम लोग कराएंगे। अगर इसमें अगर कोई गड़बड़ी की अगर स्थिति अगर पैदा होती है तो कार्रवाई भी होगी। नगर निगम के जल प्रदाय विभाग पर अमृत मिशन में भी गड़बड़ी के आरोप लगते रहे हैं। ऐसे में छात्रावास के बच्चों की प्यास बुझाने वाले पैसे को भी डकारने में नगर निगम के जल प्रदाय विभाग के अधिकारियों ने गुरेज नहीं किया। ऐसे में देखना होगा कि नए आयुक्त ने ही फाइल खंगालने के साथ ही जिम्मेदार अफसरों को नोटिस तामील किया है। ऐसे में कब तक छात्रावास में पानी पहुंचता है ये देखने वाली बात होगी। अभिषेक सोनी, IBC24, सरगुजा। MP में MSP पर गेहूं खरीदी पूरी हो चुकी। पिछले साल की तुलना में इस बार MSP पर गेहूं की खरीदी 64% कम हुई। 31 मई तक करीब 46 लाख मीट्रिक टन की खरीदी हुई। सरकार ने 2015 रुपए प्रति क्विंटल की दर से खरीदी की, जबकि बाजार में 200 रुपए ज्यादा किसानों को प्रति क्विंटल मिला। बाजार में अधिक दाम मिलने पर सरकारी गेहूं खरीदी केंद्रों का रुख किसानों ने कम ही किया। हालांकि गेहूं खरीदी कम होने से सरकार को भी फायदा है। मध्य प्रदेश सरकार को RBI से गेहूं खरीदी के लिए 25,000 करोड़ रुपए की जगह अब 8.8 हजार करोड़ रुपए का ही कर्ज लेना पड़ा है। सरकार पर सालाना 1,215 करोड़ रुपए का ब्याज का भार कम आएगा। इतना ही नहीं, खाद्य विभाग को हर महीने 75 करोड़ रुपए का किराया प्राइवेट वेयर हाउस को अब नहीं देना पड़ेगा, जिससे सालाना 750 करोड़ रुपए की बचत होगी। इधर कांग्रेस पार्टी ने गेहूं की कम खरीदी को लेकर सवाल उठाए। मंत्री अरविंद भदौरिया का कहना है कि किसानों को इस बार अच्छे दाम मिले और सरकार को जितनी जरूरत है उतनी खरीदी सरकार ने कर ली। शिवराज जी ने दिल्ली में जाके जो बड़े व्यापारी हैं जो एक्सपोर्ट करते हैं उनके साथ मीटिंग करके जो सुविधाएं रैक दिलाने से लेकर सब कुछ किया था, उसके कारण किसानों का जो हम कोऑपरेटिव सोसाइटियों के माध्यम से खरीदी करते हैं, उपार्जन करते हैं, उससे महंगा बिका है। तो ये बहुत अच्छी बात है। सरकार पे विश्वास नहीं है, पेमेंट मिलता नहीं है,
गेहूं खरीदी में रिजेक्ट कर देते हैं गेहूं को कि बोले 2M दर्जे का है। इसलिए हुई है ये, मैंने कहा ना, किसान विरोधी सरकार है, किसानों का शोषण करते हैं। और अब वक्त है दिन की बिग न्यूज जानने का। जम्मू कश्मीर में टारगेट किलिंग और पलायन के हालात चिंताजनक बनते जा रहे हैं। इसे लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ी बैठक की। 2 चरणों में बैठक हुई, जिसमें उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी मौजूद रहे। इसके अलावा रॉ के चीफ सामंत गोयल समेत सुरक्षा बलों के बड़े अधिकारियों के साथ मंथन हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने राष्ट्रपति के साथ कानपुर देहात का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि परिवारवाद के शिकंजे में फंसी हुई पार्टियां खुद को इस बीमारी से मुक्त करें, तभी भारत का लोकतंत्र मजबूत होगा। देश के युवाओं को राजनीति में आने का ज्यादा मौका मिलेगा। पंजाब के सीएम भगवंत मान सिद्धू मूसेवाला के घर पहुंचे और उनके माता पिता से मुलाकात की। 1 घंटे तक चली मुलाकात में परिजन ने सिद्धू मूसेवाला के कातिलों को जल्द पकड़ने की मांग की। उन्होंने कहा कि बेटे की मशहूरी ही उसकी दुश्मन बन गई। सीएम मान ने भी कड़ी और तेज कार्रवाई की बात कही। कानपुर के बेकनगंज इलाके में जुमे की नमाज के बाद बवाल मच गया। बाजार बंद कराने के ऐलान पर 2 गुटों में पथराव हुआ, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने उन पर भी पत्थर फेंके गए। पुलिस ने लोगों को नियंत्रित करने के लिए कई राउंड फायर किए, लाठीचार्ज किया गया। पुलिस ने पूरे एरिया की घेराबंदी की। सोनिया गांधी के बाद अब प्रियंका गांधी वाड्रा भी कोविड संक्रमित हो गई हैं। ट्वीट करके जानकारी दी। प्रियंका ने लिखा कि मैंने खुद को घर में क्वारंटाइन किया है। 24 घंटे में देश में कोरोना के 4000 से ज्यादा नए मरीज मिले हैं। कुछ और खबरें देखते हैं। खंडवा पुलिस तेज रफ्तार वाहन के सामने खड़ी 2 गाड़ियों और एक व्यक्ति को टक्कर मार दी, जिसमें युवक को चोट आई। घटना के वक्त मौजूद लोगों का यह आरोप था कि वैन चालक ने शराब पी रखी थी। नशे में वो काफी तेज गाड़ी चला रहा था। ड्राइवर का कहना है कि उसने शराब नहीं पी, बल्कि गाड़ी का नियंत्रण बिगड़ने से यह हादसा हुआ है। इस घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आ चुका है, जिसमें तेज गति से आती पुलिस वैन गाड़ियों और एक व्यक्ति को टक्कर मारती दिख रही। धमतरी पुलिस ने नक्सलियों के खिलाफ एक बड़ी कामयाबी पाई। 2 लाख के इनामी नक्सली मुकेश उर्फ सुकलू गावड़े को गिरफ्तार किया। डीआरजी की टीम को सर्चिंग के दौरान दौड़ पडरी पानी के जंगल में एक संदिग्ध व्यक्ति घूमता मिला, जो पुलिस को देखकर भागने लगा, छिपने की कोशिश करने लगा। डीआरजी टीम ने घेराबंदी कर उसको पकड़ लिया। पुलिस के मुताबिक मुकेश साल 2009 में रावघाट नक्सल एरिया कमेटी का प्लाटून सेक्शन कमांडर रहा है। अनेक नक्सल घटनाओं में शामिल होना उसने स्वीकार किया है। लगातार सघन सर्चिंग चल रही थी। उसमें एक संदिग्ध व्यक्ति मिला जो पूर्व में अपनी जानकारी छुपा रहा था। तो पूछताछ में पता चला कि मुकेश गावड़े और रावघाट दलम का सदस्य बना आ गया, जिससे संबंधित जिला से अपनी जानकारी ली थी। उसके खिलाफ काफ़ी वारंट है, उसे पकड़ कर संबंधित जिले को सौंपा जा रहा है। चिटफंड कंपनियों के खिलाफ राज्य में लगातार एक्शन हो रहा है। आज बेमेतरा में पुलिस ने PACL चिटफंड कंपनी पर शिकंजा कस दिया। 2 बंगले और एक मर्सिडीज कार नीलाम कर निवेशकों में इसका पैसा बटेगा। बताया जा रहा है कि जब्त संपत्ति की अनुमानित कीमत तकरीबन 15 करोड़ 30 लाख रुपए है। इधर रायगढ़ पुलिस ने जांजगीर से इंफ्राकॉम इंडिया लिमिटेड के डायरेक्टर संजीव गुहा को रिमांड पर लिया। आरोपी ने 3 साल में पैसा डबल करने का झांसा देकर जिले के 600 से ज्यादा लोगों से तकरीबन 2 करोड़ रुपए निवेश कराया और फिर कंपनी बंद कर फरार हो गए। राज्य के दुर्ग और कोरिया जिले में महिला पुलिस स्वयं सेविका चेतना पुलिस का संचालन किया जा रहा था, लेकिन 1 अप्रैल 2022 से इस योजना को बंद करने का आदेश दिया गया। महिलाओं को पिछले 13 महीने से तनख्वाह नहीं मिली। ऐसे में पुलिस स्वयं सेविका परेशान है। बता दें आपको, चेतना पुलिस केंद्र जो है सरकार की योजना है, जिसके तहत दुर्ग और कोरिया जिले में 10,000 महिलाओं की नियुक्ति हुई थी। योजना में महिलाओं पर होने वाले अत्याचार, घरेलू हिंसा के मामले में ये सेविकाएं इन मामलों को पहले सुलझाने पहुंचती। जिन वार्डों में इन सेविकाओं की ड्यूटी रहती थी, वहां के अवैध गतिविधियों की निगरानी ये सेविकाएं करती थी, लेकिन केंद्र से फंड न मिलने के कारण राज्य शासन ने योजना को बंद कर दिया। वहीं दुर्ग कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर भूरे सेविकाओं के बचे हुए मानदेय के भुगतान का प्रयास कर रहे हैं।
महिलाओं को बोलते हैं आगे बढ़ाओ, महिलाओं को रोजगार दो, कोई महिला घर में नहीं बैठनी चाहिए। तो ये क्या है सर? जब नियुक्ति किए थे इतने प्रबल तरीके से नियुक्ति किया गया था कि पुलिस विभाग, महिला बाल विकास दोनों मिलके किया, और अचानक इस योजना को बिना बात करे, बिना कुछ करे ऐसे बंद कर दिया गया। जितना पुलिस के संबंध में संबंधितों द्वारा मानदेय की राशि की मांग की गई है, क्योंकि अभी उसका आवंटन भारत सरकार से प्राप्त नहीं हुआ है। जैसे ही प्राप्त होगा उनको उनका आवंटन दिया जाएगा। वो बहुत अच्छा काम पुलिस से मिलकर कर रही थी और पुलिस का सीधा संरक्षण उनको मिल रहा था। लेकिन जब से ये राज्य शासन में सरकार बदली तो इसमें अनदेखा किया जा रहा है कि अगर केंद्र शासन के कोई मामला अटका है तो हमको बताइए, हम जाके वहाँ समाधान करेंगे। आज रायपुर में वुमन अचीवर्स अवार्ड 2022 का आयोजन किया गया। जानी मानी समाज सेविका राधिका चीमा की अगुवाई में उनकी चैरिटी संस्था IKJ केयर फाउंडेशन की ओर से वुमन अचीवर्स अवार्ड 2022 का आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम में 140 प्रतिभाशाली महिलाओं को अवार्ड दिया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि पुलिस IG ईश्वर सिंह दोहान और मशहूर बॉलीवुड अभिनेता गुलशन ग्रोवर थे। उन्होंने विजेताओं को शील्ड देकर सम्मानित किया। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों अपडेट्स के लिए आप लगातार देखते रहें IBC 24। नमस्कार।